हेलो दोस्तों, आप सभी ने एक मांग की थी कि सर साइंस में जो है केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाए। तो केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए हम आज एक नया वीडियो बना रहे हैं, जो कि अब फिजिक्स भी चलेगा और केमिस्ट्री भी चलेगा, दोनों चलेगा। कुल मिला के आज मैं केमिस्ट्री का पहला लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। और क्लास 10th में अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ना, वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम में मान के चलो कम से कम 3 से 4 नंबर यहाँ से उठ जाएगा, पक्का है ना। तो ये चैप्टर आप मान के चलो बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर आप इसको बखूबी अच्छे से पढ़ेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपका कुछ छूटने वाला नहीं है। मैं सारे क्वेश्चन भी अटेंड कराऊंगा, इसमें संतुलित करना भी इक्वेशन को और तमाम चीज़ें जो इससे संबंधित हैं सारा सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, जो रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण वाला चैप्टर है, इसमें आपको कुछ बेसिक ज्ञान भी जानना जरूरी है। जैसे इस चैप्टर की शुरुआत जो होती है, सबसे बड़ी स्टार्टिंग होती है कि जो स्टेज चेंज है यानी अवस्था परिवर्तन है। वैसे तो देखा जाए हमारी वस्तुओं की जो अवस्था परिवर्तन है वो ठोस द्रव गैस में होता है, लेकिन अगर पूरे इस इक्वेशंस को जो है अगर चेंजिंग के बेस पे देखा जाए तो परिवर्तन जो है 2 प्रकार का होता है। परिवर्तन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। आप जानिए, जो हमारा परिवर्तन है वो 2 प्रकार का है। वस्तुओं का परिवर्तन 2 प्रकार का, एक को कहते हैं फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन, और एक को कहते हैं केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन 2 ही प्रकार का परिवर्तन होता है। तो ऐसे में अगर हम आपसे कहें कि भौतिक परिवर्तन क्या है, तो आपका जवाब होगा कि ऐसा परिवर्तन जिसमें वस्तु का रासायनिक गुण और आंतरिक संरचना ये नहीं बदलता, अर्थात वस्तु जो नई बनी है वो मूल पदार्थ या वस्तु के गुण को मैच कर रही होगी, यानी मूल पदार्थ के गुण नई वस्तु के गुण में मिलेंगे। ठीक है। और देखिए, और ये देखना है कि वस्तु का रासायनिक संगठन नहीं बदलता, मतलब जब इसमें परमाणुओं की बनावट है वो चेंज नहीं होती, उनका आकार परमाणु का वो चेंज नहीं होता है, कोई नया परमाणु नहीं आता है। तो ऐसे में देखिएगा आणविक संरचना में परिवर्तन नहीं होता, उनकी अणुओं की जो संरचना है उसमें चेंजिंग नहीं आती है, मूल पदार्थ के गुण विद्यमान होते हैं, मतलब कोई नई चीज नहीं बनती है। और इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि भौतिक परिवर्तन में जिस पदार्थ से आप नया पदार्थ बना रहे हैं, उस नए पदार्थ को पुनः पुराने पदार्थ में बदला जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल की बात देखते हैं। जैसे जल से बर्फ या वाष्प का बनना। जल से आप बर्फ बनाओ तो बर्फ को भी पिघलाकर पुनः जल बना सकते हो, ला सकते हो, तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है ना। और अगर आप जल से वाष्प बना रहे हो तो वाष्प को संघनित करके पुनः जल में ला सकते हो। तो कुल मिला के ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई मुख्य रूप से नया पदार्थ न बने, नया पदार्थ ऐसा कि जो मूल पदार्थ से भिन्न हो, ऐसा नहीं बनता। जो नया पदार्थ बनेगा उसमें पुराने पदार्थ के गुण विद्यमान रहेंगे। तो ऐसे परिवर्तन को हम कहेंगे क्या? भौतिक परिवर्तन। आगे देखें, किसी वस्तु को काटना पीटना, किसी वस्तु को काट काट के छोटा कर दो, पीटो, बड़ा कर दो, चिपटा कर दो, इससे उसका गुण नहीं बदलता, उसका आकार बदल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आकार बदलना भौतिक परिवर्तन है। विद्युत बल्ब का जलना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत बल्ब का जलना ये कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, इस बात को ध्यान देना। विद्युत बल्ब का जलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। और आगे देखें, ऊर्ध्वपातन, जो ऊर्ध्वपातन आप जानते होंगे, सब्लिमेशन, जब किसी वस्तु को हीट किया जाता है डायरेक्ट वो ठोस से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, वहाँ भी ऊर्ध्वपातन का जो प्रोसेस है, ऊर्ध्वपातज जो पदार्थ होंगे वो आपके रहेंगे किसमें? भौतिक परिवर्तन में। जैसे कपूर है ना, कपूर को आप हीट करोगे तो वो क्या बनेगा? वो वाष्प हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा, फिर पुनः वाष्पित को आप ठंडा करके कपूर ला सकते हो। तो चुंबकन, किसी वस्तु के पदार्थ को अगर चुंबकित किया जाए, आवेशित किया जाए, तो वो भी किस प्रकार का परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। तो इस प्रकार से भौतिक परिवर्तन में याद रखना। एक एग्जांपल मैं और बताता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोम का पिघलना है ना, मोम का पिघलना मैं यहां लिख दे रहा हूं। मोम का
पिघलना, ध्यान देना, मोम का पिघलना जो है ये भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन है। इस बात को ध्यान देना। तो कुल मिला के भौतिक परिवर्तन आपको मेरे समझ में आया होगा। ऐसा परिवर्तन जिसमें वस्तु का जो आंतरिक आणविक संरचना है, संगठन है, वो नहीं बदलता। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। आगे बात करें अगर केमिकल चेंज की, रासायनिक परिवर्तन की, तो रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? इसमें अणुओं का रासायनिक संगठन, आंतरिक संरचना सब बदल जाता है। मतलब मूल पदार्थ से जो नया पदार्थ बनेगा इस परिवर्तन में, वो नया पदार्थ मूल पदार्थ से एकदम भिन्न होगा, अलग होगा, मैच नहीं करेगा। मूल पदार्थ के गुण नए पदार्थ में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। बना नया पदार्थ जो होगा वो मूल पदार्थ के गुण उसमें विद्यमान नहीं होंगे। ठीक है, एकदम नया पदार्थ बनेगा। और एक बात और, वो जो नया पदार्थ बनेगा उसको पुनः पुराने पदार्थ में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखिएगा, इसमें कुछ एग्जाम्पल दी गई है, जैसे वस्तु का जलना, पकना। किसी वस्तु को आप जला दो, जल जाए, तो वो कन्फर्म है किस में आएगा? वस्तु के किस परिवर्तन में? रासायनिक परिवर्तन में। कागज का जलना, मोम का जलना, है ना, कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, भोजन का पकना, ये सब किस में आएंगे? रासायनिक परिवर्तन में आएंगे। आगे बात करें लोहे में जंग लगना। लोहे में जो जंग लगती है वो भी किस में आना है? रासायनिक परिवर्तन में आना है। किण्वन, वस्तु को सड़ा के, जैसे किण्वन प्रक्रिया से चाय की पत्ती बनती है, तंबाकू की बनती है ना, तो किण्वन प्रक्रिया भी कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना, दूध है, दूध से दही बना, नया पदार्थ बन गया, ये मूल पदार्थ से एकदम भिन्न है। तो इस प्रकार से ये सब कैसे परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना, तो दोनों में आप अंतर समझ लीजिए। बेसिक ज्ञान है, बहुत जरूरी है आगे के पॉइंट्स को समझने के लिए। तो आज आपने समझा कि इस प्रकार से परिवर्तन जो है दो प्रकार का, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए क्या है हम आपको बताएं। तो रासायनिक अभिक्रिया, जिसे आप केमिकल रिएक्शन कहना चाह रहे हैं, ये किसे कहेंगे? जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाएं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ या यौगिक आपस में मिलें और मिलकर के नया यौगिक बनाएं, तो वो नया यौगिक जो बना, इस पूरी प्रक्रिया को कहा गया रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें वो प्रक्रियाएं घट के स्टेप बाय स्टेप हो करके एक नया पदार्थ बनाई होंगी। उस प्रोसेस को क्या कहा गया? रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे बात कहें कि भैया जल का बनना, तो जल कैसे बनता है? देखो, जल जो बनता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। तो जल यानी H2 और O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिला तो मिल करके नया पदार्थ बना, कौन? H2O यानी आपका जल बना। तो इस प्रकार से दो या दो से अधिक पदार्थों का आपस में मिलना और मिल करके नया पदार्थ बनाना ही कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अच्छा, अब इस रासायनिक अभिक्रिया को एक समीकरण से प्रदर्शित कर देना। इस रासायनिक अभिक्रिया को एक समीकरण से प्रदर्शित कर देना, जिसमें उसके प्रतीक, सूत्र, चिन्ह, है ना, ये सब लिख दिया जाए। तो इस प्रकार इस प्रतीक या चिन्ह से, है ना, प्रदर्शित करना कहलाता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को उनके सूत्रों, रासायनिक समीकरणों या कह सकते हैं प्रतीकों, है ना, से चिन्हित कर देना, एक समीकरण के रूप में लिख देना ही कहलाता है रासायनिक समीकरण। अब आगे हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को और आगे अच्छे से कैसे जानेंगे। अगर हम टॉपिक बात करें तो आगे हमें ये जानना है कि रासायनिक समीकरण जो है किस प्रकार से लिखा जाए, किस प्रकार से इसका तात्पर्य समझा जाए, या इससे जुड़ी और जानकारियों को आगे हम सीखते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण, जिसे आपने समझा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को एक समीकरण के रूप में लिख देना ही कहलाता है रासायनिक समीकरण। अब बात आती है कि रासायनिक समीकरण को कैसे कैसे, इसके महत्व को समझा जाए, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंसी है, क्या क्या होता है, सारी बातों का चर्चा करते हैं। जैसे किसी भी प्रकार का जब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा होगा तो उसमें जो रॉ मटेरियल है या जिनके मिलने से वो रासायनिक अभिक्रिया शुरू हुई,
उन मूल पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। ध्यान देना, तो अभिकारक सबसे पहले लिखा जाता है और रासायनिक अपक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है वो आगे हम लिखते हैं, बीच में तीर का चिन्ह लगाते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि तीर के चिन्ह के पहले अभिकारक को लिखा जाता है। अभिकारक वह पदार्थ हैं जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं और आगे तीर का चिन्ह लगाया जाता है। तीर का चिन्ह का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा उत्पाद की ओर होता है। उत्पाद मतलब जो नया पदार्थ बना, तो जो नया पदार्थ बना रासायनिक अपक्रिया में उसे क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रोडक्ट भी कहते हैं, या हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। और अभिकारक में का मतलब होता है रिएक्टेंट्स, है ना। रिएक्टेंट्स मतलब होता है अभिकारक होता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि अभिकारक हमेशा तीर के पहले यानी बाएं साइड में लिखा जाएगा और तीर के आगे का जो लिखा जाएगा वो हमेशा उत्पाद यानी प्रोडक्ट लिखा जाएगा। हमेशा इस बात को भी ध्यान दो कि जब इस प्रकार से समीकरण के रूप में लिखा जाता है तो यहाँ पर जो तीर के बाएं पक्ष में है यानी अभिकारक और जो तीर के दाएं पक्ष में है यानी उत्पाद, दोनों के द्रव्यमान क्या होने चाहिए? सेम होनी चाहिए। दोनों में परमाणुओं की संख्या, दोनों पक्षों में, अभिकारक में भी उत्पाद में भी, दोनों में परमाणुओं की संख्या सेम होनी चाहिए। और आपने 9th में तो पढ़ा होगा, 9th में जो आपने केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ रखा है उसका यहाँ भरपूर यूज हो रहा है। आपने 9th में पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और उसमें बताया गया है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें जो अभिकारक का द्रव्यमान होता है टोटल वो द्रव्यमान उत्पाद का भी होना चाहिए। यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम में ये बताया गया कि द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि अभिकारक का जितना द्रव्यमान है उतने द्रव्यमान किसका होना चाहिए? उत्पाद का होना चाहिए। अब ध्यान से देखो, तो ऐसी स्थिति में हम इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। अगर बाएं पक्ष का परमाणु संख्या दाएं पक्ष के परमाणु संख्या के इक्वल आ गया तब तो वो संतुलित है, अगर इक्वल नहीं आया तो वो संतुलित नहीं है, तो उसे हमें संतुलित करना पड़ेगा। जैसे आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है, इस उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ। उम्मीद है अभी तक तो आपको ये समझ में आया होगा कि अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। एरो हमेशा उस डायरेक्शन में रहेगा जिधर उत्पाद रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब बात ये करते हैं, ये है जिंक, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। ये है जिंक, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों अभिकारक के रूप में वर्क कर रहे हैं और एक नया पदार्थ जो बन रहा है वो ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट है और ये H2 मतलब हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या है कि अगर हम इसको चेक करना चाहें कि ये समीकरण संतुलित है कि नहीं, तो अगर समीकरण वैसे ही ऊपर वैसे ओवरव्यू में लिख दिया गया तो उसे कंकाली समीकरण भी कहते हैं। कंकाली समीकरण जो होता है वो संतुलित नहीं होता है। ठीक है, संतुलन के बाद जो समीकरण बनता है वो आपका शुद्ध समीकरण बनता है और अशुद्ध समीकरण जो होता है उसे कंकाली समीकरण भी कह सकते हैं, या वैसे नॉर्मल लिख दिया जाए शब्दों से तो उसे क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण कहते हैं। फिलहाल अब ध्यान से समझिए, तो अभिकारक ये हो गया, उत्पाद वो हो गया। तो क्या ऐसा है कि अभिकारक में जितने भी परमाणु हैं उतने ही संख्या में उत्पाद में भी परमाणु हैं? तो अगर ऐसा है तो दोनों समीकरण क्या है? संतुलित है, मतलब दोनों पक्षों का मान संतुलित है। अब अभिकारक में देखिए, जो हमारा जिंक परमाणु है उसकी संख्या कितनी है? 1 है। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यानी H2, हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? H2 है, यानी 2 परमाणु हैं। ठीक है, अब अगर सल्फर की बात करें तो सल्फर अकेला है, 1 परमाणु है। ठीक है, और ऑक्सीजन की बात करें तो 4 परमाणु है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 4 परमाणु हैं। तो ये बाएं साइड में यानी अभिकारक में परमाणुओं की संख्या आ गई, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं की संख्या आ गई। अब उत्पाद में अगर हम देखें तो इसी से मिलान करते हैं। पहले जिंक लिख लेते हैं, फिर H2 यानी हाइड्रोजन, है ना, H2 नहीं हाइड्रोजन लिखते हैं, हाइड्रोजन,
और फिर सल्फर और फिर ऑक्सीजन। देखते हैं कैसा है। क्या उस साइड में जिंक कितना है भाई? जिंक अकेला है, 1 है। और हाइड्रोजन कितना है? 2 है, ठीक है। सल्फर कितना है? 1 है, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना हो गया भाई? 4 हो गया। तो ऐसे में देखा जाए तो सेम संख्या मिल रही है। जिंक की 1, हाइड्रोजन की 2, सल्फर की 1, ऑक्सीजन की 4। तो अभिकारक और उत्पाद में दोनों में परमाणुओं की संख्या सेम है, यानी द्रव्यमान बराबर होंगे। तो ऐसी स्थिति में ये एक शुद्ध रासायनिक समीकरण है, यानी बैलेंसफुल है, संतुलित है यार, ठीक है। अगर मान लो संतुलित नहीं होता तो कैसे संतुलित करते? तो आपने इस प्रकार से जाना कि जो रासायनिक समीकरण है इस प्रकार से ये अभिकारक इधर, उत्पाद उधर, जो कि इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा करके लिखा जाता है। ये सब आपने जाना, ठीक है। अब आगे हम एक ऐसा समीकरण लेते हैं जो असंतुलित है, उसको हम कैसे संतुलित करेंगे, उसके कितने स्टेप बनेंगे, आइए देखते हैं कैसे संतुलित करेंगे किसी रासायनिक समीकरण को। जैसे मैं आपके सामने एक उदाहरण ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो आपके सामने ये एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ और आप एक एक करके ध्यान से सुनते चलिएगा जिससे आपको समझ में आ जाए। मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। लिखा है Fe+H2O गिव्स आउट, इसे गिव्स आउट बोलते हैं। तीर के चिन्ह को क्या बोलते हैं? गिव्स आउट बोलते हैं। आगे लिखा है Fe3O4 और प्लस लिखा है H2, ऐसे करके लिखा है। नाम तो आप जानते होंगे। ये एक समीकरण है जिसे हमें संतुलित करना है। इनमें आप नाम जानते होंगे। ये है लोहा, Fe आयरन बोलते हैं, है ना। इसे हम लिख देते हैं लोहा या आयरन भी कहते हैं। ये क्या है? जल है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। ये है क्या बताओ जरा? फेरिक ऑक्साइड। क्या है? फेरिक ऑक्साइड। इसे फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, ध्यान देना। और ये तो आप जानते हैं हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये हमें मिल गया, अब हम इसको कैसे संतुलित करें? तो कुछ स्टेप्स को आप ध्यान से सुनिए जिससे आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ, इसको संतुलित कर पाएँ। बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ध्यान देना इस बात को। सबसे पहले पहला स्टेप हमें ये करना है कि पहले स्टेप में हमें ये करना है कि यहाँ पर जो हमारे तत्व या यौगिक हैं उनको हम एक बॉक्स में बंद कर लें, जिससे ये क्लियर हो जाए कि कौन कौन सा यौगिक या तत्व है हम यहाँ पर उनको रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कराएंगे। तो जैसे अगर हम देखें Fe है, H2O है और Fe3O4 है। अब आप सोचेंगे ये क्या पागलपन है भाई? मेरे भाई ये पागलपन नहीं है, ये आपके हित में ही किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो तत्व मैंने ले लिया है उसकी संख्या को आप डिस्टर्ब भले कर दें, लेकिन उस यौगिक या तत्व को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसलिए ये बॉक्स में बंद किया गया है। अब मतलब ये आपका नहीं है कि Fe3O4 लिखा है तो Fe2O4 कर देंगे या कुछ और चेंज कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। इसमें जो बॉक्स के अंदर लिखा है इसमें आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, इसीलिए ये बॉक्स बनाया जा रहा है, ठीक है। तो बॉक्स बनाने के पीछे आपका यहाँ पर ये ध्यान देना आवश्यक है कि बॉक्स इसलिए बनाया गया क्योंकि इनकी संख्या जो है आप भले कन्वर्ट कर दें, लेकिन इसमें लिखा जो तत्व है, यौगिक है, उसमें आप फेरबदल नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान देना। अब स्टेप फर्स्ट में हम क्या कहें कि हमें यहाँ इस सभी तत्व या यौगिक जो लिखे हैं उन्हें हम बॉक्स में लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? बॉक्स में। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टेप की बात करें तो यहाँ पर हम ये देखें कि हमारा ये जो अभिकारक है, आप तो ये समझे गए होंगे, समझे होंगे। ये वाला पॉइंट क्या है? अभिकारक है। ये क्या है? अभिकारक है। और ये तीर के आगे का जो बना है ये क्या कहलाया? उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद में इनकी संख्या क्या है? एक सूची बना लीजिए, है ना। अभिकारक और उत्पाद में, अभिकारक और किसमें? उत्पाद में। ध्यान से देखना, इनके जो परमाणुओं की संख्या है इसकी एक सूची बना लीजिए।
इसमें अभिकारक और उत्पाद में कितने कितने परमाणु हैं, इनकी सूची बना लीजिए। तो अब आपको इस बात का तो जानकारी होना आवश्यक है कि परमाणु और अणु कैसे क्लियर करें, परमाणु आप जान पाते हो कि नहीं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, हालांकि ये 9th का सब्जेक्ट है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जैसे मैं लिख दूँ CaSO4, क्या लिख दूँ CaSO4, नाम है कैल्शियम सल्फेट। क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट। अब CaSO4 मैंने लिखा तो इसमें कैल्शियम, देखो ये कैल्शियम है तो कैल्शियम के पहले कुछ नहीं लिखा है और कैल्शियम के आगे कुछ नहीं लिखा है, तो कैल्शियम का एक परमाणु हो गया। कैल्शियम का कितना परमाणु हो गया? एक परमाणु हो गया, ध्यान देना। अब सल्फर की बात करें तो सल्फर के आगे कुछ नहीं लिखा है, सल्फर के बगल में कुछ नहीं लिखा है, तो सल्फर का भी कितना परमाणु हो गया बताओ भाई? एक ही परमाणु हो गया। सल्फर के कितने परमाणु हो गए? एक ही हो गए। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पहले कुछ नहीं लिखा है, ऑक्सीजन के बाद 4 लिखा है इसके सफिक्स में, तो ऑक्सीजन मतलब 4 संख्या है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 4 है, तो ऑक्सीजन का कितने परमाणु हो गए? 4 परमाणु हो गए। हम कुछ और एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहे हैं। जैसे मैं ले लूं 2H2O, क्या लिखा है? 2H2O, ये जल लिखा है। क्या लिखा है? जल लिखा है। अब अगर यहां से हम आपसे पूछें भैया कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो हाइड्रोजन के पहले 2 लिखा है और हाइड्रोजन के बाद में भी 2 लिखा है, तो इन दो का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दो का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 4। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए? 4 परमाणु हो गए। अब रही बात ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर आगे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन शुरुआत में देखो ये H2O है, अगर इसको हम बॉक्स में बंद कर ले तो हमें समझ में आ जाएगा। मतलब 2 संख्या सबकी बढ़ गई है। H2 की भी 2 संख्या बढ़ गई तो 4 हो गया। ऑक्सीजन अकेला है, एक ही लिखा है, तो इसके पहले 2 है, यानी ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई है? 2 है। तो इस प्रकार से हम और भी एग्जाम्पल में आपको बताते रहेंगे कि कितना कितना परमाणु है किसमें। फिलहाल आप यहाँ देखिए, तो अभिकारक ये हो गया, उत्पाद वो हो गया। तो अभिकारक में Fe का कितना परमाणु है? 1 है। और H2 यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के इधर कितने परमाणु हैं? देखो 2 है, 2 है यहाँ पर। और ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं वो कितने हैं? 1 हैं। ये मैंने लिख लिया। अब उत्पाद में अगर मैं बात करूं Fe का, तो Fe की कितनी संख्या हो गई है? 3। और अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर लूं, देखो कितने हैं? 2। और मैं ऑक्सीजन की बात कर लूं तो कितने हैं? 4। इस बात को ध्यान देना कि कोई भी परमाणु की संख्या घट बढ़ सकती है, लेकिन वह तत्व या यौगिक बदलेगा नहीं कि हाँ वो ये तत्व यौगिक कोई और हम लाके बना दें। मतलब वही तत्व ही रहेंगे, तत्व हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उनकी संख्या चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हमने अभिकारक और उत्पाद में देखा तो ये इनकी संख्या आ गई। अब दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में हमने ये जाना कि अभिकारक में कितने परमाणु हैं, उत्पाद में कितने परमाणु हैं, उनकी एक सूची मैंने बना ली। ठीक है, एक सूची क्लियर हो गई। अब हम क्या करें? अब हम तीसरे लेवल पर चलते हैं, तीसरे स्टेप पे चलते हैं। अब हमें तीसरा स्टेप ये देखना है कि इन सभी में, जैसे मैंने अभिकारक उत्पाद लिख लिया, बॉक्स में क्लियर कर लिया, अब हम क्या करें ऐसे जिससे कि ये संतुलित हो जाए। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो ऐसा यौगिक लेते हैं जिसमें ज़्यादा परमाणु है ना, अधिक परमाणु वाले यौगिक, अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित करते हैं, सबसे पहले संतुलित करते हैं। इस बात को ध्यान दो। इससे क्या होगा कि जब आप अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करेंगे तो उससे जल्दी हो जाएगा, अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी सब संतुलित हो जाएंगे, यही होगा। बाकी अगर आप कम परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा घुमावदार आपके लिए परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर आप अधिक परमाणु वाले यौगिक को ज़्यादा पहले सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगना है, कम से कम इस समय में हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे।
तो अगर भैया अधिक परमाणु वाले यौगिक की बात करें तो अधिक परमाणु किसमें ज़्यादा, यही है Fe3O4। तो Fe3O4 को सबसे पहले बैलेंस करते हैं। तो Fe3O4 को सबसे पहले अगर बैलेंस करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा परमाणु है, तो ऐसी स्थिति में देखें तो यहाँ Fe की संख्या कितनी है, 3। बोलो, पहला परमाणु Fe जो है उसकी संख्या कितनी है, 3। तो अगर उत्पाद में 3 है तो अभिकारक में भी 3 होना चाहिए, तभी तो संतुलित होगा। तो इसमें 3 है, तो इसमें भी इधर साइड में भी हम संख्या कितनी बढ़ा दें, 3 बढ़ा देते हैं, 3 बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में 3Fe हो गया कंप्लीट। बोलो भाई, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें तो Fe की संख्या इधर कितनी हो गई है, 3, और अगर हम उत्पाद में देखें तो Fe की संख्या कितनी है, 3। हो गया बैलेंस। अच्छा, Fe बैलेंस हो गया। अब उस अधिक परमाणु वाले यौगिक में Fe बैलेंस हो गया तो ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4, और इधर साइड में ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है, 1 है मेरे भाई। तो इसमें भी वही करना पड़ेगा, 4 बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ सबसे पहले हो, ऐसा नहीं कि O4 लिख दें, अरे भाई हर एक यौगिक का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। हालांकि ये सब जरूरी चीज़ें आप 9th में जाने होंगे। हर एक यौगिक का, हर एक तत्व का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, वो उसी फॉर्म में ही रह सकता है ना। देखिएगा, तो ये O4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जल का जो सूत्र होता है वो H2O ही होता है। समझ में आ रहा ना। तो जल का जो सूत्र होता है वो H2O ही होता है। इससे हम और अपने मन से कुछ नहीं बना सकते हैं। तो जो सूत्र हैं, यौगिक हैं, उनको आप चेंज नहीं करेंगे, वो तो उसी फॉर्म में ही रहेंगे, है ना। अच्छा, इनके पहले लिखे इनके परमाणुओं की संख्या को आप चेंज कर सकते हैं। अणु की संख्या को चेंज कर सकते हैं, परमाणु को नहीं। इस बात को ध्यान देना। तो मतलब इसके पहले आप चाहे जो बढ़ा लो, लेकिन इसके बीच में छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। अच्छा, तो ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो यहाँ क्या बढ़ा देंगे, यहाँ हम बढ़ा देते हैं 4। क्या बढ़ा देते हैं, 4। तो हो जाएगा क्या, देखो इधर साइड में बन बैठा कितना, 4 दूना 8, 8 हाइड्रोजन बन बैठा। और इधर आपका देखें तो हाइड्रोजन 2 ही है। कितना है, 2 ही है। तो अगर हम देखें तो यहाँ 4 बढ़ा दे फिर, तो 4 दूनाई 8 हाइड्रोजन, 4 दूनाई 8 हाइड्रोजन, दोनों साइड में 8 8 हाइड्रोजन हो गए। रही बात तो ऑक्सीजन की, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ है और 4 ऑक्सीजन यहाँ है, 4 ऑक्सीजन यहाँ है और 4 ऑक्सीजन उत्पाद में भी है, दोनों साइड में है। तो अगर हम देखें तो इस प्रकार करने से दोनों साइड में हमारे जो परमाणु की संख्या है वो बैलेंस है। 3Fe 8H 4 ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है भाई, 40 मत समझना, देखो मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये 4 ऑक्सीजन, ठीक है। तो 4 ऑक्सीजन दोनों साइड में इक्वल हो गया। तो ऐसे में ये क्या हो गया, अब संतुलित हो गया। ये संतुलित हो गया मतलब परमाणुओं की संख्या संतुलित हो गई है। लेकिन अभी और भी चीज़ों को जानना है। क्या क्या, मैं अब आपको आगे बताता हूँ। देखो, तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब तीसरा स्टेप अगर कंप्लीट हो गया तो मेरे पास यहाँ थोड़ी सी जगह बची है, मैं यहीं पर आपको समझाता हूँ। देखिएगा, अगर मैं तीसरे स्टेप को देखा कंप्लीट हुआ तो मैं चौथे स्टेप पर आ जाता हूँ। जैसे अपने अभी तक तो समीकरण संतुलित कर लिया, लेकिन समीकरण संतुलित करना ही मुख्य उद्देश्य नहीं है। समीकरण संतुलित करने के अलावा भी आपको सोचना पड़ेगा और भी चीज़ों को जानना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि इसमें जो हमने कह सकते हैं कि यौगिक लिया है उनकी अवस्था क्या है ना। भौतिक अवस्था का लिखना जरूरी है ना। समीकरण जो आप संतुलित कर रहे हैं उसमें भौतिक अवस्था लिखना जरूरी है। भौतिक अवस्था का उल्लेख करना बहुत जरूरी है कि भौतिक अवस्था में कौन कौन अवस्था आती है। ध्यान से देखो, भौतिक अवस्था में जैसे ठोस है तो ठोस के लिए सॉलिड, ठीक है। और अगर लिक्विड है मतलब द्रव है तो उसके लिए लिक्विड, है ना। और अगर गैस है तो उसके लिए गैस। लेकिन अगर कोई जलीय विलयन है तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म एक्वा बोलते हैं, AQ शॉर्ट फॉर्म बनते हैं। तो इस सॉलिड के लिए, ठोस के लिए S, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G, और आपका जलीय विलयन जब होगा तो जलीय विलयन के लिए क्या होगा, AQ, एक्वा इसे बोलते हैं, ठीक है।
तो अगला स्टेप हमें ये ध्यान दिया कि भैया अगर कोई भौतिक अवस्था है तो उसको भी मेंशन करना जरूरी है। तो अगर इसमें भौतिक अवस्था की मेंशन करने की बात करें तो Fe क्या होता है, सॉलिड होता है, S लिख दिया, और H2O जल है तो ये क्या है, लिक्विड है, और इस प्रकार से Fe3O4 ये आपका सॉलिड है, और ये H2 यानी ये क्या है, गैस है। एक बात और ध्यान देना है कि अगर गैस है, ठीक है, मैं ही लिख दे रहा हूँ, देखिएगा, हम चौथे स्टेप की बात करें अगर, सॉरी 5वें स्टेप की, तो 5वें स्टेप में यह ध्यान देना है कि अगर कोई समीकरण में गैस है तो उसके लिए एरो का चिन्ह उसके ऊपर लगाते हैं, लेकिन अगर अवक्षेप मिल रहा है, प्रेसिपिटेट अवक्षेप मिल रहा है, यानी तली में बैठ रहा है, तो उसके लिए हम एरो का चिन्ह नीचे लगाएंगे। इस बात को भी ध्यान दो। तो जैसे अगर इसमें देखें तो ये स्पेशली गैस है, ये ऊपर उड़ जाएगी तो इसके बगल में हम एरो का चिन्ह ऊपर की ओर लगा देंगे, तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये गैस है। तो लिखने की बहुत ज़्यादा तो आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, कंप्लीट हुआ। तो 5 बातें कंप्लीट हो गई। अब हम 6वीं बात का मेंशन करते हैं। 6वीं बात को हम यहाँ पर आपको समझाते हैं, यही लिख देते हैं स्टेप 6। ध्यान देना, स्टेप 6 ये है कि जैसे ये आपका एक समीकरण था, रासायनिक समीकरण था, इसमें आपने देखा तो जितनी चीज़ें मैंने बताई उनके अलावा भी कभी कभी रासायनिक समीकरणों में बातों की आवश्यकता होती है। जैसे क्या क्या बातों की, अब अगर मैं स्टेप 6 की बात करूं तो स्टेप 6 में कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो एरो का चिन्ह लगता है उसी के ऊपर ताप लिखा जाता है, दाब लिखा जाता है, उत्प्रेरक लिखा जाता है। मतलब हर समीकरण के लिए जरूरी थोड़ी है कि नॉर्मली ऐसे लिख दिया जाए। कुछ समीकरणों में ताप की आवश्यकता होती है, बिना ताप दिए वो प्रोसेस में नहीं आएगा। जैसे जलाना है तो ताप तो देना पड़ेगा, तो ताप देना पड़ेगा। और किसी रासायनिक अभिक्रिया में हमें दाब भी देना पड़ सकता है, या किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में वो प्रोसेस पूरा होगा। जैसे प्रकाश संश्लेषण है तो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश उत्प्रेरक का काम करता है। तो ये सब चीज़ें, ताप, दाब, उत्प्रेरक, ये सभी हम कहाँ लिखते हैं, जो एरो चिन्ह होता है उसी के ऊपर। अगर हमें दाब की आवश्यकता बनी तो हम इस एरो के ऊपर क्या लिख देंगे, दाब कितना है, और फिर अगर ताप की आवश्यकता पड़ी तो ताप लिख देंगे। उत्प्रेरक की बात की अगर आवश्यकता हुई तो उत्प्रेरक भी लिख देंगे। जो चीज़ बाहरी एक्सटर्नल चीज़ें हैं जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक, वो अगर लिखी जाएंगी तो एरो के ऊपर या नीचे लिखी जाएंगी। कंप्लीट हुआ। तो ये 6 बातें हो गई। और मैं 7वें स्टेप की बात करूं तो एक स्टेप और ध्यान से देखो, 7वां स्टेप है ना। 7वें स्टेप पे कुछ और भी चीज़ें मेंशन करनी है। जैसे अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना इस बात को कि जो रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऊष्मा अवशोषित हो रही है तो उत्पाद वाले एरो के आगे उत्पाद वाले सेक्शन में यहाँ पर माइनस लगा के अवशोषित कैलोरी लिखेंगे, माइनस लगा करके वो कैलोरी लिखेंगे जितना वो अवशोषण हो रहा है। और अगर ऊष्मा निकल रही है तो प्लस लगा के उतना कैलोरी लिखेंगे उसी उत्पाद वाले सेक्शन में, है ना। तो इस बात को भी ध्यान देना है। तो अब अगर ऊष्मा छेपी है तो प्लस लगा के, और ऊष्मा शोषी है तो माइनस लगा के लिख देते हैं। किस वाले सेक्शन में, उत्पाद वाले सेक्शन में। तो ऐसे में इन सभी स्टेप्स की अनिवार्यता बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि इस एग्जाम्पल से बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम बात करते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं वो मूल रूप से कितने प्रकार की बांटी गई हैं। हम यहाँ पर एक एक रासायनिक अभिक्रियाओं का एक संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। उसके बाद एक एक करके सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम विस्तार से बढ़िया से एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, वो मूल रूप से तो 6-7 प्रकार की होती हैं। जैसे मैं बात करूं सबसे नंबर 1 पर योगात्मक अभिक्रिया, जिसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। इस अभिक्रिया में जब 2 या 2 से अधिक यौगिक आपस में मिलते हैं, तत्व मिलते हैं, वो मिल करके एक ही नया पदार्थ बनाते हैं, एक ही नया पदार्थ बनाते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को योगात्मक अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे ए और बी 2 अलग अलग वस्तुएं थी, ये 2 अलग अलग यौगिक या तत्व थे, ये दोनों मिल करके एक ही तत्व, एक ही यौगिक नया बनाए। तो एक नया यौगिक जब सिर्फ बने, 2 या 2 से अधिक मिले और एक नया यौगिक बने, तो उसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसको विस्तार से समझेंगे लेकिन अगले वीडियो में, ध्यान से देखिएगा।
अपघटन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इसे अंग्रेजी में कहते हैं। जब कोई यौगिक हो और वह अपने अवयवों में विभक्त हो जाए, बंट जाए, टूट जाए, जैसे AB है, टूट गया A+B, A और B में टूट गया, तो इस प्रकार से ये अपघटन अपक्रिया हुआ। विस्थापन अपक्रियाएं होती हैं। विस्थापन अपक्रियाओं में क्या होता है, विस्थापन किया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस दो प्रकार के होते हैं, एक थर्मल डिस्प्लेसमेंट, एक इलेक्ट्रोलिसिस डिस्प्लेसमेंट, यानी उसमें अपघटन और वैद्युत अपघटन। उसमें अपघटन भी दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं एंडोथर्मिक, एक को बोलते हैं एक्सोथर्मिक, उष्माशोषी उष्माक्षेपी, और एक वैद्युत अपघटन है ही, आगे वीडियो में पढ़ाएंगे, ध्यान से देखिएगा। रेडॉक्स अपक्रिया क्या है? रेडॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स में दो प्रकार की आप अपक्रियाएं पढ़ेंगे, एक ऑक्सीकरण और एक अपचयन। आगे देखते हैं, इसको हम उसी में बताएंगे। द्विविस्थापन अपक्रियाएं, द्विविस्थापन अपक्रियाएं यानी डबल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ विस्थापन दो दो प्रकार का होगा, सिंगल नहीं, एक को अगला कर रहा होगा, अगला इसको कर रहा होगा। जैसे मैं एग्जांपल लूँ AB और CD का, तो AB एक यौगिक है, CD एक यौगिक है, दोनों आपस में मिले और ये A जो है किसको विस्थापित कर दिया, यहाँ पर D को, तो A के साथ C हो गया। B किसको विस्थापित कर दिया, बोलो भाई, C को, तो B के साथ D हो गया, यानी A जो है C के साथ हो गया, B D के साथ हो गया, तो इस प्रकार से ये डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। आगे देखते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया में क्या होता है, अम्ल होता है, क्षार होता है, दोनों को जब आपस में मिलाया जाता है तो नमक बनता है, साल्ट बनता है, और एक प्रकार से आपका यहाँ जो उत्पादन होता है वाटर का, यानी जल बनता है। तो एक ये अपक्रिया हो गई, है ना। तो कुल मिला के जो गिनी चुनी है लगभग 6-7 अपक्रियाएँ हैं। इसमें जो भी आपको यहाँ बताया गया, एक विवरण आपको दिया गया कि हाँ रासायनिक अपक्रियाएँ इतने प्रकार की होती हैं। अब हम अगले वीडियो में ये बताएंगे कि इसमें एक एक अपक्रिया का मतलब क्या होता है, इसको कैसे आप समझेंगे।